हाय एवरीवन, TND लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूनिट 1 which is on SAP Logon and Enterprise Structure। आइए समझते हैं SAP Logon कैसा दिखता है and how it works। तो जैसे आप किसी कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो आपको डेस्कटॉप पे अगर आपने शॉर्टकट्स बनाए होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के, माई पीसी के और रिसाइकिल बिन के आइकॉन दिखते हैं। ऐसे ही आपको एसएपी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में तो आपको एसएपी लॉगऑन का आइकॉन ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर जब आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपको एसएपी का जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होता है वो कुछ ऐसा ओपन होता है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे अगर ये राइट साइड में ये पूरा एरिया ब्लैंक है क्योंकि अभी सिस्टम में कोई सा भी डेवलपमेंट का या क्वालिटी का या प्रोडक्शन का लॉगिन करने का पूरा इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है। तो जब आपको उस पे फॉर एग्जांपल आप उसके लिए क्रेडेंशियल्स लगते हैं, ठीक है। जब एज यूजर जैसे मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है, और किसी कंपनी में आपका एसएपी इंप्लीमेंट हुआ, सबसे पहले आप एसएपी इंस्टॉल करते हैं उसके सिस्टम पे। उसके बाद ये एसएपी लॉगऑन का डेस्कटॉप स्क्रीन आता है तो यूजर क्या करता है, इस पे डबल क्लिक करता है। डबल क्लिक करते ही एसएपी का स्टैंडर्ड ऐसा सेकेंड जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ऐसा स्क्रीन वो ओपन हो जाता है उसके सामने। अभी वो क्या करे, अब एसएपी का स्क्रीन ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर ऑल द कस्टमर्स इज सेम, लेकिन अब कैसे वो अपनी कंपनी का एसएपी का जो स्क्रीन है वो ओपन करेगा, अपना सिस्टम कैसे ओपन करेगा इस स्क्रीन में। तो उसके लिए एसएपी ने फैसिलिटी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप एक न्यू पेज टाइप, तो न्यू पेज मतलब ये है कि न्यू क्रिएशन। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको क्रेडेंशियल्स मांगता है। कैसा रहता है क्रेडेंशियल्स वो दिखाते हैं। जब एसएपी लॉगऑन में यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो ऑप्शन आपको आ रहा न्यू का, न्यू आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होता है जिसमें आपको एसएपी का लॉगऑन का क्रेडेंशियल डालना पड़ता है। तो यहाँ दो रेडियो बटन है, एप्लीकेशन सर्वर या ग्रुप लॉगऑन, तो दोनों में से एक सिलेक्ट होता है। तो अपने को इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें करना क्या रहता है एप्लीकेशन सर्वर या सिलेक्ट करना या ग्रुप आइकॉन सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है अपना वो टीम रहती है, करेक्ट। अपना एक मॉड्यूल रहता है, जैसे मैंने बताया एसडी का मॉड्यूल है वैसे एक मॉड्यूल होता है किसका, बेसिस का, करेक्ट। तो बेसिस का मॉड्यूल है, तो बेसिस के मॉड्यूल वाले हम लोगों को बताते हैं कि हमको एप्लीकेशन सर्वर लेना है या ग्रुप लॉगऑन लेना है, एप्लीकेशन सर्वर में क्या एंट्री डालनी है और यहाँ पर सिस्टम नंबर में क्या एंट्री डालनी है। उसके बाद फिर एसएपी सिस्टम आईडी में क्या डालना है, लॉगऑन ग्रुप में क्या डालना है, एसएपी राउटर स्ट्रिंग। तो एज यूजर जब आप एसएपी में ये एंट्री आपको डालनी होती है तो बेसिस के साइड से आपको एक मेल या किसी कंसल्टेंट के थ्रू बताया जाएगा कि आप ये एंट्री डाल दो। तो कुछ नहीं करना है, वहां से आपको एप्लीकेशन सर्वर वो दे देंगे, वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, आपको दे देंगे सिस्टम नंबर पेस्ट कर दो, सेम वे ऐसे करना है। ओके, तो ये जब आप एंट्री डाल देते हैं का जितने सर्वर आपको बनाने हैं इधर, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 लाइन्स है, जैसे पहला है ये डेव का, दूसरा पीआरडी लिखा है, तीसरा क्यूएस लिखा है। तो क्या है कि मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसा लैंडस्केप होता है एसएपी में, ओके। तो लैंडस्केप एक टेक्नोलॉजी है, उसका क्या मतलब है मैं और डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो क्या है ये कि अलग अलग केप के लिए यहाँ पर एक अलग अलग जो है उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, अलग अलग एक्सेसेस होते हैं और हर एक्सेस के लिए अलग आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे पहला वेरिएबल आप देख रहे थे जो मैं बोल रहा हूं कि डेव है, दूसरा पीआरडी है, तीसरा क्यूएस है। तो आप जो पीछे का स्क्रीन में हम लोग देख रहे थे ये ऐसा करके, तो यहाँ पर आप जो है तीनों का अलग अलग डालते हैं, एक बार डालते हैं। जैसे डेव को पहले डालेंगे, सेव करेंगे तो आपका डेव वहां क्रिएट हो जाएगा इस स्क्रीन पे, ओके। अभी फिर इस पीआरडी को बनाने के लिए अभी क्या करेंगे, फिर से एक पीआरडी का अलग से एप्लीकेशन सर्वर, सिस्टम नंबर, आईडी सब रहेगा, वो डालेंगे आप तो आपका ये पीआरडी में बनेगा। क्यूएस में क्या रहेगा,
कि क्यूएस के लिए फिर आपको अलग से एप्लीकेशन सर्वर, सिस्टम नंबर, सिस्टम आईडी और ये लॉग ऑन ग्रुप और राउटर स्ट्रिंग रहेगा, डिटेल बेसिस से आएगा, वो आप डालेंगे तो ये तीनों क्रिएट हो जाएगा जैसा मैं इधर किया। ठीक है, नॉर्मली ये जो डेव होता है, डेव, ओके, डेव में हम लोग एज एसएपी कंसल्टेंट्स इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो सेटिंग्स करते हैं एज कंसल्टेंट, वो डेव में करते हैं। ओके, उस डेव में यहाँ पर एक बार सारा सेटिंग करके, सारा कॉन्फ़िगरेशन करके हम इस कॉन्फ़िगरेशन को मूव करते हैं क्यूएस में। ठीक है, क्यूएस में करते हैं। ओके, अब ये डेवलपमेंट क्या है, एक सर्वर है, उससे क्वालिटी में आता है, तो क्वालिटी में वो सारी सेटिंग्स आती हैं और मास्टर डेटा, मैं बताऊंगा आपको मास्टर डेटा क्या होता है। मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं और कुछ और स्टेप्स होते हैं, वो करने के बाद यहाँ क्वालिटी में टेस्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, उससे पहले, इस क्वालिटी में टेस्टिंग करने से पहले हम डेवलपमेंट में भी, जो ये डेवलपमेंट का क्लाइंट है, ये डेवलपमेंट का सर्वर है, यहाँ पर 2 क्लाइंट फॉर एग्जांपल बना लिया। अब इसमें ये देखो, ये कैसा उसका लैंडस्केप एसएपी बना रहे हैं हम लोग क्लाइंट के लिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इस डेवलपमेंट में मैं क्या बोल रहा हूं कि इस डेवलपमेंट में आपका 2 क्लाइंट हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1 का हमने नेम दिया 100 और क्लाइंट एक और क्लाइंट बनाया, उसका नाम दिया 110। ओके, तो 100 में हम लोग क्या करते हैं, जो मैं कह रहा था, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग ये करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए कि इज एवरीथिंग, द कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग जो हमने किया वो ठीक चल रहा है कि नहीं, उसको 110 में मूव करते हैं। ओके, मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो यहां हम लोग टेस्टिंग करते हैं इस 110 वाले क्लाइंट में। ठीक है, अगर हमारे हिसाब से सब ठीक रहता है, एज कंसल्टेंट टेस्ट कर लिया, हमको लगा ये प्रोसेस ठीक चल रहा है, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं एसटी का वो ठीक चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो मैं बता रहा था, इसको क्वालिटी की तरफ में मूव कराते हैं। ठीक है, क्या मूव कराते हैं, जो हमने सेटिंग्स किए हुए हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस किए हुए हैं। अब ये जो मूवमेंट है डेवलपमेंट से क्वालिटी तक का, ओके, जो डेवलपमेंट से क्वालिटी तक का मूवमेंट है, ये किसकी हेल्प से कराते हैं। फिर यहां पर रोल आता है किसका, बेसिस मॉड्यूल का। किसका आता है, बेसिस मॉड्यूल का। बेसिस मॉड्यूल वही है जिसके थ्रू आपका वो एप्लीकेशन सर्वर जो अभी पीछे कर रहे थे ना, डेवलपमेंट, क्यूएस और पीआरडी का जो पूरा क्रेडेंशियल्स दिया था, वो बेसिस से ही आता है। वही बेसिस टीम आपको हेल्प करेगी, आप उनको मेल डालते हैं और क्वालिटी में वो मूवमेंट कर देते हैं आपके टीआर का। तो जो भी आपने यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है डेवलपमेंट में, वो आपके क्वालिटी में आ जाता है, बट डायरेक्टली आप कभी भी सेटिंग्स क्वालिटी में नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा जो भी सेटिंग्स करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करना है, वो आपको डेवलपमेंट में करना है और क्वालिटी में मूवमेंट करना है। अब क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में इसको एक बार हम लोग फिर से रीचेक करते हैं, जैसे यहां पर टेस्ट किया था ये वाला ना, ओके, सेम प्रोसेस हम चेक करते हैं। एक बार जब चेक करते तो हमको पता लग जाता है जो डेवलपमेंट में जैसा चल रहा था और वो प्रोसेस वैसा भी क्वालिटी में टीआर मूवमेंट होने के बाद, टीआर मूवमेंट क्या है, अभी मैं बोल रहा था, वही जो सारा आपका सेटिंग्स है, वो जो मूवमेंट होता है वो टीआर के थ्रू होता है। टीआर मतलब होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट से जैसा आप समझते हो ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नाम है, तो ये व्हीकल में आप समझ लीजिए बेसिस इसको एक व्हीकल कह रहा है, जिसमें आपके सारे सेटिंग्स को रखेगा। जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए व्हीकल का यूज करते हैं, ऐसे ही आपके सारे सेटिंग्स को यूज करने के लिए व्हीकल का यूज करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना बोलते हैं। और चूंकि ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ सेटिंग्स एक बार में आप भेज रहे हैं, फिर उसके बाद आपको जरूरत लगा तो फिर आप एक और ऐसा ही ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे, फिर भेजेंगे, तो डिफरेंट टीआरस में, ये देखो टीआर मतलब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में आप भेजेंगे। ठीक है, ये क्वालिटी में आ गया। अभी आपको क्वालिटी में जब ये पूरी सेटिंग्स आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम लोग भेजते हैं इसको प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन में भेजते हैं। लेकिन हम इसको कब भेजते हैं, अब ये जो आपका क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, टाटा ग्रुप में टाटा स्टील के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टाटा स्टील भी इसको एक बार चेक करेगा। उनका भी अपना एसएपी का, आईटी का इंटरनल टीम रहता है, वो चेक करेंगे और चेक करके कहेंगे ठीक है सर,
आपने जो बनाया था वो एग्जैक्टली वही है, जो सेटिंग्स, वो प्रोसेस जो आपने बनाया है वो एग्जैक्टली वही है जैसा हमें चाहिए था। फिर वो अप्रूव करते हैं कि ओके अब आप इसे मूव कर दो, तब जाकर के हम लोग ये मूव करते हैं। अब फिर हम ये मूवमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि टीआर के थ्रू होता है, और जहां जहां टीआर का रोल आता है वहां किसका रोल आता है, बेसिस का। तो हम लोग बेसिस को फिर मेल भेजते हैं विथ अप्रूवल ऑफ दिस टाटा स्टील, मीन्स ऑफ क्लाइंट, ऑफ कस्टमर, उनका अप्रूवल भेजते हैं। अप्रूवल के साथ जब भेजते हैं तो वो लोग बेसिस की टीम इसको प्रोडक्शन में भेज देती है। फिर वो प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन मतलब हो गया लाइव सिस्टम। ठीक है, ये प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन मतलब हो गया लाइव सिस्टम। प्रोडक्शन का मतलब लाइव सिस्टम, जहां पर टाटा स्टील के लिए अगर आपने बनाया है ये सिस्टम तो ये वहां पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑर्डर बनाने का एक स्क्रीन बनाया और उसको पूरा उनके हिसाब से वो ऑर्डर कैसे कैसे पंच करना है, क्या क्या फील्ड्स डालने हैं, वो सब बनाए, तो आपने एक स्क्रीन बना दिया, फैसिलिटेट कर दिया, वो यहाँ पर ये यूज करेंगे। और ये फिर इसके बाद इसको टाटा स्टील के जो भी यूजर्स हैं जो ऑर्डर पंच करते हैं उनको दे दिया जाएगा और वो अपना इसको यूज करेंगे। ओके, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि आपको होम स्क्रीन पे आपको SAP लॉग ऑन का स्क्रीन मिलता है, आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, आपका SAP लॉग ऑन का स्क्रीन ओपन होता है, ये नीचे वाला है ऐसा। तो उसके बाद जब ये स्क्रीन ओपन हो जाता है तो आपको इस स्क्रीन में जैसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता फर्स्ट टाइम में, ब्लैंक, एक बार करना है खाली लाइफ टाइम आपको। एक बार आपने कर दिया तो जब तक आपका सिस्टम जो है क्रैश नहीं हो जाता या फिर आप उसको फॉर्मेट नहीं कर देते तब तक आपको वो पड़ा रहेगा वैसा। तो वन टाइम आपको जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको ये लॉग ऑन क्रेडेंशियल्स ये सब डालने होते हैं। ये क्रेडेंशियल डाल देते हैं जब आप, तो आपको फॉर एग्जांपल 3 बार डाल दिया तो डेवलपमेंट, PRD और QS, ये तीनों सर्वर आपके बन गए। अब ये तीनों सर्वर जब आपके बन गए, है ना, ये तीनों सर्वर आपके बन गए। अब इन तीनों सर्वर्स को आप जब डबल क्लिक करेंगे किसी में से एक का भी, तो अब देखो क्या होगा, डायरेक्टली आप SAP को एक्सेस कर पाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आप सारे सिस्टम पे, मान लीजिए टाटा स्टील अपने जितने सेल्स डिपार्टमेंट में जितनी टीमें थी उन सारी टीमों के सारे मेंबर्स के लैपटॉप में उसने इंस्टॉल कर दिया और एक क्रेडेंशियल डाल दिया, लेकिन अभी भी उसको हर यूजर का अपना एक आईडी रहेगा। ठीक है, अभी मैं आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, आपको ये एक अगला स्क्रीन जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, किस पे, इस डेवलपमेंट पे फॉर एग्जांपल, या PRD पे या QS पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन ओपन होता है। जब ऐसा स्क्रीन ओपन होता है तो आपको यहाँ पर क्लाइंट बाय डिफॉल्ट लिख के आएगा। ओके, यूजर और पासवर्ड आपका ब्लैंक है। देखिए, तो यूजर, हर यूजर के लिए आपका एक यूजर आईडी बनेगा। क्या बनेगा? एक यूजर आईडी बनेगा। ये यूजर आईडी कौन बनाएगा? अगेन बेसिस। जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको बेसिस ही करता है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए आईडी आपको, और आपका हर एक, जैसे मान लीजिए ID 1 है ये, ठीक है, ID 1 मेरे लिए बना दिया टाटा स्टील ने। तो ID 1 जब बना दिया उसने तो इसका पासवर्ड भी जिससे आपको देगा। जैसे ही आप गूगल का अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं तो आपको एक आईडी मिलती है और बाय डिफॉल्ट एक पासवर्ड भी आ जाता है। तो जैसे ही आप एक आपको आईडी मिलती है तो उसके साथ साथ वो एक डिफॉल्ट पासवर्ड भी देते हैं। तो डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ आप डाल देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके न्यू पासवर्ड बना लेते हैं। ओके, न्यू पासवर्ड बना लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको सेम टाइम यही स्क्रीन ओपन होगा। ओके, देन मतलब अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे आपको डेवलपमेंट में लॉगिन करना है, डेवलपमेंट पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन ओपन होगा, आप अपना आईडी डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था, मैंने ये ID 1 डाल दिया अपनी आईडी और ये पासवर्ड डाल दिया XYZ करके, जो भी मेरा पासवर्ड है @123 वो पासवर्ड डाल दिया। लैंग्वेज अपने आप रहेगा। उसके बाद इसको इंटर प्रेस कर देंगे। जब आप इंटर स्क्रीन प्रेस कर देंगे तब आप SAP के अंदर इंटर करते हैं। SAP के अंदर इंटर करते हैं और SAP के उस सर्वर में इंटर करते हैं। जैसे डेवलपमेंट है, अब एक ही
अब एक ही सर्वर में अगर दो क्लाइंट हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको, ये देखिए यहां पर आपको बताया था ना कि 100 और 110, ऐसा ही अगर आपका दो क्लाइंट है तो यहां बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल 100 लिख के आया, तो आपको अभी 110, 100 के बजाय 110 में करना है। जैसे 100 में आप क्या करते थे, अभी पीछे हमने समझा, 100 में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेटिंग करते हैं, सेटिंग कर लिया, लेकिन अभी आपको टेस्ट करने के लिए 110 में आना है, तो बाय डिफॉल्ट ये 100 ही रहेगा। आपको ये देखो, ये ग्रेड आउट नहीं है, जो आप ये फील्ड देख रहे हो ना, आप देखो व्हाइट कलर का है, इसमें ग्रेड आउट नहीं है। इट मीन्स कि आप ये एडिटेबल है, बाय डिफॉल्ट तो 100 लिख के आया। जैसे अभी देखो, या फिर अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि अभी ऑलरेडी ये 300 लिख के आया है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 100 लिख के आएगा। जैसे मैं एक सिस्टम बनाया, मैं कह रहा हूं उसमें आप डेवलपमेंट पर क्लिक किए तो बेसिस वालों ने दो ही बनाया ही है, 300 तो बनाया ही नहीं जो यहाँ पे दिख रहा है। उसने क्या बनाया है, 100 और 110। तो 100 और 110 बनाया है, तो आप यहाँ पर यूजर में 100 बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जाम्पल उसने सेट कर दिया, तो अपने आप जब भी आप डबल क्लिक करके डेवलपमेंट में आएंगे तो 100 लिख के आएगा। आपको 110 में लॉग इन करना, तो आपको वहां से 100 से जो है 100 को हटा करके आपको 110 डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने 110 डाल दिया, तो उसका ID1 मान लीजिए जो वही यूजर आईडी है, पासवर्ड कुछ आपने डिफरेंट सेट किया, इंटर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड ये डाल देते हैं, तो आप एसएपी के स्क्रीन में इंटर कर पाते हैं। एसएपी के स्क्रीन में कैसा होता है, ये ऐसा है। अब एसएपी के स्क्रीन में जो एसएपी का स्क्रीन होता है वो है एसएपी इजी एक्सेस यूजर मेन्यू। सबसे पहला ये आपका स्क्रीन ओपन होगा, एसएपी इजी एक्सेस बोलते हैं इसको, ओके, एसएपी इजी एक्सेस बोलते हैं। अब मेरा यूजर, जैसे यहाँ यूजर मेन्यू लिखा है, अगर मान लीजिए ये मेरा होता है और फॉर एग्जांपल मेरा नाम ए है, तो लिखा रहता है ए मेन्यू, ठीक है। तो ए मेन्यू है, तो ए मेन्यू यहां पर आप देख लो, एसएपी इजी एक्सेस ए मेन्यू ये लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वो यूजर का ये मेन्यू रहेगा और फेवरेट का 2 फोल्डर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके अंदर आपका यूजर का मेन्यू रहेगा, फेवरेट रहेगा, इसके बारे में बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी समझते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपको कमांड बॉक्स दिख रहा है ना, ये कमांड बॉक्स में आप जो है शॉर्टकट डालते हैं, टी कोड बोलते हैं एसएपी में से, टी कोड। जैसे मान लीजिए आपको एक चीज क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनानी है एसएपी में, ठीक है, एसएपी में कंपनी बनानी है, तो एसएपी में कंपनी बनाने के लिए उसका एक मेनू पाथ होता है। वो मेनू पाथ जो है आपको फॉर एग्जांपल पहले आप उसमें एक फोल्डर है ईएस का, ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन के बाद उसके अंदर जो है एमएम पड़ा हुआ है, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर जो है डिफाइंड प्लांट है, ठीक है, डिफाइंड प्लांट है। अब एक तो है कि आपको जैसे प्लान डिफाइन करना है, तो आप इस पूरे मेनू पाथ में जाएं और आप ओपन करें और तब जाकर प्लांट क्रिएट करें। दूसरा तरीका ये है, ये जो हमें कमांड बॉक्स है, कि ये प्लांट क्रिएट करने का एक कोड रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो यही आपको मैं बताया पूरा मेनू पाथ, इसका सिंपल एक टी कोड होता है OX10, OX10 MM वाले जो एसएपी एमएम मॉड्यूल के हैं वो यूज करते हैं। वो डायरेक्टली यहाँ OX10 का डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या ग्रीन वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, वो सेम स्क्रीन पे ले जाएगा जो आप इतना मेनू पाथ से होकर के आए थे। तो ये यूसेज है ये आपके इस कमांड बॉक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर की, कि हम इस वीडियो में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करने का जो हमारा टी कोड है, सबसे पहले मैं बता दूं ना, ये आपको टी कोड हेल्प करता है शॉर्ट वे में पहुंचने के लिए। तो आप एक कोई भी एसएपी में जो एज फंक्शनल कंसल्टेंट आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ना, कस्टमाइजेशन करने के लिए आपका ये टी कोड होता है, SPRO, बहुत इंपॉर्टेंट टी कोड है ये फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए,
फंक्शनल कंसल्टेंट क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूं फंक्शनल कंसल्टेंट, तो अभी तो बात थी कि भाई एसएपी कंसल्टेंट होते हैं। मैं यहां आपको दिखाता हूं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एसएपी एक ईआरपी सिस्टम है, ठीक है। एसएपी एक ईआरपी सिस्टम है। अब उस पे एसएपी ईआरपी सिस्टम को बनाने के लिए कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। कंसल्टेंट दो प्रकार के होते हैं एसएपी में, एक फंक्शनल कंसल्टेंट, दूसरा टेक्निकल कंसल्टेंट। तो ये जो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, जब आप एसटी सीख रहे हैं, एसटी कंसल्टेंट ये फंक्शनल कंसल्टेंट में आते हैं। एमएम कंसल्टेंट फंक्शनल में आते हैं। एफआई कंसल्टेंट फंक्शनल में आते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट में फॉर एग्जांपल जो कोडिंग करते हैं, मेन टेक्निकल कंसल्टेंट में अवेपर कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए ऐसे बेसिक कंसल्टेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ये एसएपी के कंसल्टेंट्स होते हैं। मैं वही बता रहा था आपको कि फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए ये एसपीआरओ का ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे मेनू पाथ होते हैं जहां पर एसएपी के फंक्शनल कंसल्टेंट्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब एज एसटी कंसल्टेंट आप एसपीआरओ टी कोड डालते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद सेकेंड आप इस एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करते हैं। क्लिक जब करते हैं आप, तो आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होती है वो कुछ ऐसी रहती है। अब इसमें आपको, जैसे आप देख रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, एसएपी कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है। तो इसके ये देखो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ है अभी, ठीक है। ये एरो जो है ये आप नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि ये एक फोल्डर है, इसके अंदर सब फोल्डर्स हैं। जैसे मैंने नीचे किया था तो आप देख रहे हो ये बाकी जो एरोज आ रहे हैं वो राइट साइड का फेस है उनका, है ना। तो इसका मतलब इसको भी जब आप क्लिक करोगे ना तो ऐसे ये डाउन साइड हो जाएगा और इसके अंदर जो भी सब फोल्डर्स होंगे वो ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये चौथा, चार मान लीजिए। ये वैसे तो बहुत होते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये एसएपी कस्टमाइजिंग इंप्लीमेंटेशन गाइड में ऐसे 4 एरो हैं। तो इसमें से किसी एक पे आप क्लिक करेंगे तो उसका एरो डाउन साइड हो जाएगा, उसके सब फोल्डर ओपन हो जाएंगे। जैसे आप नीचे देखो, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पहले ऐसे ही था, लेकिन जब मैंने क्लिक किया तो इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो है सब फोल्डर्स ओपन हो गए। उसके बाद फिर देखो यहाँ डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर अभी देखो ये एरो कैसा है, राइट साइड को फेसिंग है, इसका मतलब ये भी ओपन होगा। आप नेक्स्ट स्क्रीन में देख लो, मैं डेफिनेशन को जो ओपन किया तो ये एरो नीचे हो गया और इसके सब फोल्डर्स ओपन हो गए, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बता रहा था इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो होता है, ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसका डिफिनेशन और असाइनमेंट करना पड़ता है। वो डिफिनेशन और असाइनमेंट की ये फील्ड्स हैं, कभी आप डिफाइन करते हैं, कभी असाइनमेंट। अब हम बात करते हैं कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है और इस डिफिनेशन क्या है, असाइनमेंट क्या है, ठीक है। ये दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप आप जिसमें आप एसएपी एसटी का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इन द सिस्टम, ठीक है। तो उससे पहले आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्मिनोलॉजी से ही समझना पड़ेगा कि इंटरप्राइज मतलब क्या है, एक कंपनी स्ट्रक्चर, उस कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील का जब आपने एग्जांपल लिया तो आपको समझना पड़ेगा टाटा स्टील का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसा है। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएंगे। तो टाटा स्टील की एक टीम रहेगी, जैसे अपना एसएपी का टीम है ना, जैसे आप इंप्लीमेंट करने के लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। उस आईटी कंपनी में की तरफ से आप गए हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कि टाटा स्टील है, जो स्टील का के प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है। तो ऐसे में लेकिन उसके पास अपने एसएपी की आईटी टीम ऐसी नहीं है
जो वो एसएपी का सिस्टम खड़ा कर सके, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी, जैसे बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां हैं या मिड साइज, जैसा भी उनको कंफर्टेबल लगे। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं आईटी की कंपनियां हैं, टीसीएस हो गया, आईबीएम हो गया, ठीक है, कैपजेमिनी हो गया, ये किसी एक को वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि टाटा स्टील के लिए आप एसएपी का पूरा सिस्टम खड़ा करेंगे। तो आप एज सीपीएसडी कंसल्टेंट डायरेक्ट टाटा स्टील में नहीं काम कर रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे होते हैं एचसीएल के लिए, विप्रो के लिए, ऐसे इन सब कंपनियों के लिए, ठीक। तो आप यहाँ आते हैं तो आपको जो इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो इंटरेक्ट किससे करना पड़ता है, वो आपको इंटरेक्ट किससे करना पड़ेगा, वो आपको टाटा स्टील की टीम से करना पड़ेगा। वो बताएंगे ना कि मेरे पास कैसा हमारा बिजनेस है, कैसा हमारा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। अब इस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ये कैसे डिफिनीशन है, कैसे असाइनमेंट है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें यह है कि आपको एक एसएपी लॉगऑन स्क्रीन मिलता है, उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एसएपी लॉगऑन ओपन होता है, जिसमें आप जो है न्यू वेरिएबल्स, न्यू सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सर्वर क्रिएट करने के लिए हम इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमको एप्लीकेशन सर्वर लेना है या ग्रुप्स लॉग ऑन लेना है, वो बेसिस टीम बताती है। फिर एप्लीकेशन सर्वर का डिटेल, सिस्टम आईडी का डिटेल, ये सब सारी डिटेल्स बेसिस हमें दे के रखती है, वो इंटर करके हम सेव कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके का जो है डिफरेंट सर्वर्स, देखो यहाँ सर्वर लिखा है ना, ये सर्वर्स जो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, एक बनाना है, दो बनाना, तीन बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर, जो मैं एक टर्म यूज किया था लैंडस्केप, वो लैंडस्केप के हिसाब से ये उतने सर्वर्स डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें किसी एक में लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट पे लॉगिन करना है, तो इस डेवलपमेंट पे डबल क्लिक करते हैं आप, ठीक है। इस डेवलपमेंट पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के साथ आपका ये स्क्रीन ओपन होता है, जिसमें हर यूजर का अपना एक स्पेसिफिक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्लाइंट्स अपने आप आ जाता है। अगर आपको जरूरत है तो क्लाइंट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 100 से 110 चेंज किया था। चेंज करने के बाद अपने उस क्लाइंट का यूजर आईडी और पासवर्ड का डिटेल डाल करके आप इंटर करते हैं। जब इंटर कर देते हैं तो आपको ये स्क्रीन SAP EZ Access का ओपन हो जाता है, जहां पर मैंने बताया कि ये एक जो कमांड बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टी कोड डालते हैं। टी कोड मतलब ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं। ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है? ट्रांजैक्शन कोड हर मेन्यू पाथ का एक शॉर्टकट होता है, जो कि आपको इजी करता है काम को करने में और आपका टाइम बचाने में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने समझा कि फॉर एग्जांपल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, तो उसका एक टी कोड का मैंने एग्जांपल बताया है कि कमांड बॉक्स कैसे काम करता है। तो एक कमांड बॉक्स में SPRO डालते हैं आप, तो जब आप SPRO डालते हैं तो आपका ये ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाता है। ये नीचे वाला एक डिफरेंट स्क्रीन है, ठीक है। SPRO क्लिक करने के बाद हमारा ओपन हुआ है, तो ये वाला स्क्रीन ओपन हो गया। ये SPRO का स्क्रीन है। अब आप कोई और डालेंगे टी कोड, जैसे मैंने बताया OX10 डालेंगे तो आपका डिफरेंट स्क्रीन ओपन होगा। जो मैंने बताया था कि OX10, यहाँ बताया था ना मैं आपको, OX10 का टी कोड जो है प्लांट क्रिएट करने का होता है, तो प्लांट कोड क्रिएशन का स्क्रीन ओपन होगा। हमने SPRO का किया है तो SPRO का ये स्क्रीन ओपन हुआ है। ये स्क्रीन ओपन हो गया तो SPRO में मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन्स हैं, ठीक है, ये या फोल्डर सब फोल्डर कर लीजिए आप, फोल्डर सब फोल्डर्स होता है, कैसा ये बिहेव कैसा करता है वैसा है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिजनेस हमको कैसे बताती है। एक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, SD मॉड्यूल में स्पेसिफिकली क्या क्या होते हैं वो, और उसका सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और बिजनेस लैंग्वेज में कैसा होता है, एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या चीज है, और SAP की टर्मिनोलॉजी में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या चीज हैं, वो अगले वीडियो हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो if it is helpful for you, and please share this video to all the persons who needs this, and don't forget to subscribe my channel. I will see you in next video. Thank you very much.